हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का भैया हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। कुछ बोलना नहीं है, चलो। अब ना आज का टॉपिक नहीं है, कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्वेश्चन क्लासेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लासेस में जहां आप और हम इंटरेक्ट होके एक तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं पहले आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप क्वेश्चन खुद से एक बार सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा मैं आपको हिंट दूंगा, फिर वहां पास से भी अगर नहीं बनता है तो फिर आगे को मैं जाके आंसर बताऊंगा, ठीक है। आंसर तो आखिरी में मैं बताऊंगा ही हर एक का, तो आप वहां मैच कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का जनरली मेन फंक्शन क्या आएगा ये बताओ, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल याद आया किसी को? हाँ, जिसको याद आ गया वो एक बार ट्राई करो। हाँ, ठीक है। फिर जिसको नहीं याद आया उसके लिए हिंट। सेमिनल वेसिकल अपन ने कहाँ पढ़ा था? ये 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ 3 टाइप्स के ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। एक सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स क्या करते थे? सीक्रिएशन करते थे जैसे ही हमारा स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हो जाता था, ठीक है। और जब वो यूरेथ्रा से पास होता था तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स का सीक्रिएशन किया जाता था। तो याद है? अभी भी जिसको याद नहीं है और ज्यादा हिंट। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है? एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रिएट करता है। अब जो एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रिएट करता है उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है? पहला तो फ्रक्टोज, दूसरा होता है प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं उसे एनर्जी प्रोवाइड करने में एक तरह से सिंपली बोल सकते हो मदद करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक स्पर्मेटोजोआ की या फिर स्पर्म की, दोनों एक ही है, तो उसमें 60 to 70% करीबन क्या प्रेजेंट रहता है? 60 to 70% हमारा यही इसी का किसका फ्लूइड प्रेजेंट रहता है? सेमिनल वेसिकल का सीक्रिएटेड फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, एल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है। सिंपल सा क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल, अगर स्पर्मियोजेनेसिस जिसको याद आ गया एक बार ट्राई कर लो। नहीं याद है? चलो एक हिंट देता हूं। स्पर्मियोजेनेसिस अपने ने कहाँ पढ़ा था? जब हम क्या पढ़ रहे थे? गैमेट डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। मेल गैमेट की डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। तो वहां हमने सबसे आखिरी वाले प्रोसेस में जब हम क्या देख रहे थे? 1 by 1 डेवलपमेंट देख रहे थे। मतलब पहले क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता था? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता था। अब आखिरी में हमारा स्पर्माटाइड बनता था और स्पर्माटाइड को स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में चेंज करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते थे? स्पर्मियोजेनेसिस। सिंपल, याद आ गया। जिसको याद नहीं है अभी भी भैया इसी में आंसर में खोए रहे हो, ठीक है। स्पर्माटाइड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट यानी चेंज करने वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? इसी में नेक्स्ट टॉपिक आपका, इसी में एक और डिफरेंस जो पूछा है, स्पर्मिएशन। ये दोनों सिमिलर वर्ड है, इसलिए एग्जाम में आ जाए ना तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्पर्मिएशन क्या होता है? सिंपल से ट्राई करो पहले, स्पर्मिएशन क्या होता है, ठीक है। अब एक बार हिंट दूं, जो ट्राई कर लियो भैया मैच करना, ठीक है। जैसे ही अपना जो स्पर्म होता है, स्पर्मिएशन प्रोसेस कब पढ़े थे अपन? जब अपना सेमिनिफरस ट्यूबुल से स्पर्म रिलीज होता था। तो सबसे पहले स्पर्म क्या आता था? सिट्रोली सेल पे जाता था, जो कि वो सिट्रोली सेल को नर्सिंग सेल भी बोला जाता था, जो कि उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता था, ठीक है। नरिशमेंट प्रोवाइड करता था और एक मोटिलिटी के लिए फ्लूइड भी प्रोवाइड करता, मतलब उसके चारों तरफ नरिशमेंट प्रोवाइड कर, मतलब मोटिलिटी एक तरह से प्रोवाइड कर देता था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन। मतलब जब हमारा स्पर्मेटोजोआ जो भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, स्पर्म जो भी प्रोड्यूस होगा उसका हेड सिट्रोली सेल में एनेमल्ड होगा, मतलब उसके थ्रू पास होगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता था? स्पर्मिएशन, ठीक है। ट्राई। चलो हो गया। रात के थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया है, इसीलिए ढंग से माइंड काम नहीं कर रहा है।
नींद भी जरूरी है। अभी इसी के बाद अपन भी थोड़ा सा आराम करूंगा। चलो आखिरी वीडियो है अभी का। नेक्स्ट प्रोसेस आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इवेंट इन अ नॉर्मल वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑन दी फॉलोइंग डेज। मतलब इन फॉलोइंग डेज के बीच में क्या क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के वक्त प्रोसेस होता है उसको बताना है, ठीक है। ये दो मार्क्स वाले हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल देना पड़ेगा। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसने वीडियो देखा है तो उसको तो क्लियर होगा ही ये वीडियोस के बारे में, मतलब एकदम 100 आउट ऑफ 100% बता लेंगे। चलो, तो पहला पिट्यूटरी इवेंट फ्रॉम 13 to 15 डेज। पिट्यूटरी इवेंट में क्या चेंजेस आता है 13 से लेकर के 15 दिन के बीच में, ठीक है। जिसको याद आया बहुत बढ़िया भैया। चलो कीप इट अप, ठीक है। तो 13 से 15 दिन के बीच में क्या चेंजेस आता था, सबसे पहले मैं हिंट दे देता हूँ। सबसे पिट्यूटरी में LH और FSH आता है। अभी भी माइंड ग्लो हो गया होगा कई लोग का। तो LH और FSH पिट्यूटरी हार्मोन्स, क्या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता था, बार बार स्टिमुलेट कर देता था, जिसके कारण LH और FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रिएशन होती थी, ठीक है। 13 से 15 दिन के बीच में, मतलब मिड साइकिल होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, ठीक है। तो इस समय को क्या बोलते थे, 13 से 15 दिन वाला ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओवम की रिलीज होती थी। अब क्या होता था देखो, इस फेज पे ना 13 से 15 दिन के बीच वाले फेज पे हमारा LH और FSH का लेवल एकदम मैक्सिमम होता है, ठीक है। LH और FSH का लेवल एकदम से मैक्सिमम होता है। अब इसी LH और FSH के लेवल मैक्सिमम होने के कारण पहला प्रोसेस तो क्या होता है, पहला जो हमारा FSH है यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, ग्राफेन फॉलिकल्स की ग्रोथ करने में मैच्योर करते हैं, मतलब मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स डेवलप करने में मदद करते हैं। दूसरी अगर बात करता हूं तो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफेन फॉलिकल्स की रैप्चर में मदद करते हैं, मतलब उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। और इसी प्रोसेस से हमारा फिर क्या रिलीज होता है, जैसे वो रैप्चर हो जाता है तो हमारा ओवम रिलीज हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं अनमैच्योर ओवम रिलीज होता है, जो कि ये सेकेंडरी oocyte रहता है, ठीक है। एक तरह से सेकेंडरी oocyte, इसलिए अनमैच्योर ओवम बोल सकते हैं इसे। अब इसके बाद इसी 13 से 15 दिन के बीच वाले प्रोसेस में ही हमारा जो ग्राफेन फॉलिकल्स रहता है उसका बाहर वाला यानी येलोइश पार्ट जो रहता है वो ग्राफेन फॉलिकल्स का किस में चेंज हो जाता है, कॉर्पस लुटियम में चेंज हो जाता है, ठीक है। सही है, आगे बढ़े। कॉल आ गया था, चेक करना पड़ा। चलो, तो ये हो गया अपना फिक्स प्रोसेस। इन सब का PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से इसके एकदम शॉर्ट में हिंटेड आंसर आप देख लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओवरियन हार्मोन्स फ्रॉम 16 to 23 डेज। मतलब ओवरियन हार्मोन्स में क्या चेंजेस आएगा, ओवरियन हार्मोन, ठीक है। तो ओवरियन हार्मोन में अपना कौन कौन से हार्मोन आते थे, ठीक है। एक तो प्रोजेस्टेस्टेरोन आता था, दूसरा ओजेस्टेस्टेरोन आता था। दो टाइप्स के हार्मोन्स ही आते थे, ठीक है। तो इनमें अगर प्रोजेस्टेस्टेरोन मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। कितने से कितने दिन बोला है, 16 से 23 दिन बोला है। अभी हमने कितना 13 से 15 दिन पढ़ा था, मिड वाला इसी बीच में होता था, ठीक है। और 16 से 23 दिन बोल रहा है, मतलब ये ल्यूट्रल फेज होगा, ठीक है। ल्यूट्रल फेज जिसे सेंसेंट्री फेज भी बोला जाता था। अब इस फेज में होता क्या है, इस फेज में पहला तो अपना कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन होती है। अब यही कॉर्पस लूटियम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेस्टेरोन का लेवल को बढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि कॉर्पस लूटियम हमारा प्रोजेस्टेस्टेरोन फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करने लगता है। अब ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेस्टेरोन फॉर्मेशन करने का कांड क्या है, कांड नहीं बोलेंगे, एक कारण क्या है, ठीक है। कारण की बात करता हूं तो प्रोजेस्टेस्टेरोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है,
एंडोमेट्रियम की, सबसे पहले एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस करता है, मतलब एक थिक लेयर फॉर्मेशन करने में मदद करता है। दूसरा बोलूंगा तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। तीसरा बोलूंगा तो एक सक्सेसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं प्रेगनेंसी ऑकर होने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में आई डोंट थिंक सो कि अगर, चलो भाई ये अपना टॉपिक नहीं है इसलिए नहीं बोलूँगा, चलो ठीक है। तो अपना मतलब ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट पीरियड रहता है, क्योंकि ये बेस्ट मेंटेनेंस करने वाला आ गया प्रोजेस्टेरोन। बट इसी में कितने से 16 से 23 डेज में बस, तो इतना ही अपना आएगा। 16 से 23 कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन हुआ रहता है, बट आगे कोई प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट आता है यूटेराइन इवेंट, मतलब यूटेराइन यूटेरस में क्या चेंजेस आएंगे 24 से 29 डेज में। 24 से 29 डेज वाली बात करूंगा तो यही ल्यूट्रल फेज ही आ जाएगा, मतलब सेंसेंट्री फेज वाला ही आ जाएगा। अब इसमें अपना पहला तो 24 से करीबन 26 डेज तक क्या होगा, अपना कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन होती रहेगी, मतलब वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रिएशन करते रहेगा, और जो कि एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए काफी जरूरी है। बट इधर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का प्रोसेस हमारा एज अ कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होना चालू कर देगा और वो कॉर्पस एल्ब्यूकेन में चेंज हो जाएगा। अब कॉर्पस एल्ब्यूकेन में चेंज होने के कारण अब वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना बंद कर देगा, जिसके कारण एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी और वो एज मेंस्ट्रुएशनल फ्लो ऑकर होने लगेगा और नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाएगी एट द एंड। ठीक है, 29 तक में मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होने की कगार पे हो जाता है, और जैसे ही अगले दिन से फ्लो होना चालू हो जाता है, मतलब 28 से 29 डेज में, तो अगला नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है वहीं से। नॉर्मल वुमेन्स पर बात करेंगे तो 28 टू 29 डेज जनरली मेंस्ट्रुएशनल के डेज होते हैं। ठीक है, एक महीने के अंदर बोल सकते हैं करीबन ऑकर होता है। चलो अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आता है और क्वेश्चंस देखते हैं। बोर तो नहीं लग रहा है, मजेदार टॉपिक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फ्रॉम वेयर डू द सिग्नल फॉर पार्च्यूरेशन ऑरिजिनेट इन ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल्स में, जनरली वुमेन्स में पार्च्यूरेशन के लिए सिग्नल, कौन सा सिग्नल चीज मतलब कौन सा सिग्नल जनरेट होता है। तो पार्च्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एक इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ। ठीक है, नाम मेरे को याद नहीं होता है, इसीलिए नाम मैं देख के बता देता हूं। नाम है फ्यूट्रल इजेक्शन रिलैक्स। ठीक है, फ्यूट्रल इजेक्शन रिलैक्स यहाँ पास क्या होता है, जनरेट होना चालू हो जाता है। ठीक है, फ्यूटल जैसे ही फुल्ली डेवलप हो जाता है तो फ्यूटल इजेक्शन रिलैक्स हार्मोन नहीं, फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट होना चालू हो जाता है। ठीक है, एक टाइप का ये नर्वस सिग्नल है, तो ये सिग्नल जनरेट होना चालू हो जाता है, जिसके कारण ये सिग्नल फर्दर यूटेराइन वॉल्स को ट्रांसफर होता है और यूटेराइन वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चालू कर जाती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पास एक और हार्मोन्स रिलीज होता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स की रिलीज होने के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, और जिसके कारण पेच्यूरेशन और ज्यादा टाइट होता है। ठीक है, तो ये डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा यही एक और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि ओवरी रिलीज करती है, पेच्यूरेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन जो अपने को देखना था वो अपन ने देख लिया। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन था तो उसके हिसाब से याद रखना। बट इसमें एक जो सिग्नल दिया गया है ना, उसको मेरे को भी याद करना है, उसको आप भी याद कर लो। चलो एक ही साथ याद कर लेते हैं, बाद वाला टेंशन नहीं। क्या है, फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फ्यूटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स, फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। चलो 3 बार बोलेंगे सब लोग और आगे बढ़ जाएंगे। फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, हाँ, फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, हाँ, फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। याद हो गया, चलो अब नहीं बोलूंगा,
याद तो रहेगा, एक आध दो बार रिवीजन अभी भी जरूरी है। नेक्स्ट, वाई इज द ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ। मतलब इन्फेंट ग्रोथ यानी बोल सकते हैं कि जो बेबी फॉर्मेशन हुआ यानी ऑफस्प्रिंग की जो फॉर्मेशन हुई है, तो उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग मतलब दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है क्या तेरा जेपी भाई, जेपी भाई। ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड क्यों, मतलब डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं और वैसे भी रिकमेंडेड ही रहता है, जरूरी है क्यों है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग यानी होता है प्रॉपर मिल्क की प्रोडक्शन होना, सिंपल वे में बोलूंगा तो प्रॉपर मिल्क की प्रोडक्शन होना इनिशियल डेज प्रेगनेंसी के कुछ दिन बाद के केस में, ठीक है। तो ऐसा क्यों जरूरी है, देखो जो हमारा इन्फेंट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जो नया नया अभी इन्फेंट आया है इस दुनिया में, तो उसको बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन पे वो आ चुका है। अभी जो जब वो यूटेराइन वॉल्स मतलब जब वो अंडर प्रेगनेंसी में था, वो फ्यूटस के रूप में था, वो बच्चा था, बेटा बच्चा बच्ची जो भी था, ठीक है, तो उस समय वो एक सेफ इन्वायरमेंट में था, मतलब उसे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा था, हाइजेनिक इन्वायरमेंट मिल रहा था। बट जैसे ही क्योंकि उसका क्रिएशन सब क्या हो रहा था, मदर के द्वारा किया जा रहा था। अब उसको सारी सेफ्टी के लिए अपना सेल्स भी मतलब वुमेन सेल्स भी मदर सेल्स भी एक्टिव थे, इम्यून सिस्टम एक्टिव था। जो भी किल बैक्टीरिया वायरस आएगा तो सबसे पहले मदर को पे अटैक करेगा, बेबी पे अटैक करने नहीं पाएगा, और उससे पहले ही मदर सेल्स क्या करेंगे, एक इम्यूनिटी मतलब मदर से इम्यूनिटी उन सारे बैक्टीरियाज को किल कर देगा। तो ऐसे में वो फ्यूटस तक या फिर बेबी तक इन्फेंट तक नहीं पहुंच पाएगा। बट एज वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ चुका है, मतलब इस दुनिया में आ चुका है, तो अब उसके लिए खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में आप देखे होंगे कि बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे वायरस प्रेजेंट हैं, तो क्या कर सकते हैं, उसे इन्फेंट को हार्म कर सकते हैं। तो इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब मिल्क उसको प्रॉपर टाइम पे मिल्क की प्रोडक्शन करना जरूरी है, क्योंकि जो इनिशियल डेज में जो मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं मदर्स, ठीक है, तो उसमें उसे क्या एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, मतलब येलो कलर का मिल्क सिक्रिएशन होता है, जिसे कोलेस्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम की एक खासियत ये है कि उसका बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि उसे एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, ठीक है, आयरन कंटेंट भी अच्छा खासा रहता है। दूसरा बात बोलेंगे कि उसमें कुछ एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि IgA यानी कि एलर्जी से उसके प्रोटेक्शन करने वाली कुछ इम्यूनिटीज भी प्रोवाइड करती हैं। एंटीजेंस क्या करती हैं, बॉडी में एंटीबॉडी बॉडी में ट्रांसफर होंगी इन्फेंट के, और उसे इसके बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो जिसके कारण बैक्टीरिया उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे भी तो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे, तो इम्यून सिस्टम को एक तरह से स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, तो वैसे सबके हिसाब से डॉक्टर के हिसाब से भी जरूरी है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर ध्यान रखना है। मेंशन द फंक्शन ऑफ जोना प्लूसिडिया। देखो जोना प्लूसिडिया होता क्या है, सबसे पहले ये याद कर लो। जोना प्लूसिडिया याद आ गया भाई, क्या था, होता है कि ओवम के ऊपर की लेयर को क्या बोला जाता है, जोना प्लूसिडिया बोला जाता है, ठीक है। एक कोरोना रेडियाटा, दूसरा जोना प्लूसिडिया, तीसरा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर प्रेजेंट रहती है ओवम के बाहर, ठीक है। एक मैच्योर ओवम के बाहर बोलेंगे या फिर इमेच्योर ओवम के बाहर भी ये सारी लेयर्स प्रेजेंट रहती है जो उसे सेव करती है। तो ये सारे मतलब अपने को तो अभी जोना प्लूसिडिया के बारे में बात करना है, तो जोना प्लूसिडिया का फंक्शन क्या होता है ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले जोना प्लूसिडिया एक चीज ये मेंटेन करके रखता है कि वो स्पर्म की एंट्री ब्लॉक करता है। अब स्पर्म की एंट्री ब्लॉक करने से ये फायदा है कि एक ही टाइम में वो ये भी ध्यान रखता है कि एंट्री ब्लॉक कर देगा, तो मतलब एक स्पर्म जैसे ही अंदर गया तो दूसरा स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो जब तक दोनों के क्रोमोसोम्स यानी बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं क्रोमोसोमल मटेरियल जब तक फ्यूज नहीं कर जाते, ठीक है, तो जब तक दूसरे के अलाइन नहीं करेगा, और दूसरा जहाँ फ्यूज भी कर गए तो दूसरा का कोई काम नहीं रह जाएगा और वो सारे के सारे वहीं
धीरे धीरे रह रह के मर जाएंगे। ठीक है, आगे उनका कोई फंक्शन नहीं है। अगर फ्यूज नहीं हो पाया तो जोनाप्लूसिडिया फिर दूसरे स्पर्म को अलाउ करेगा अंदर पहुंचने के लिए। तो ये प्रोसेस होता है, मतलब एक टाइप से एंट्री गेट के सिक्योरिटी टाइप का वर्क करता है। तो भाई एक अंदर गया है अभी इंटरव्यू देने, उसको आ जान दे या फिर उसको खत्म हो जान दे, तभी उसका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, तभी तो दूसरे स्पर्म जाएगा। तो इस तरह से एंट्री यानी सिक्योरिटी की तरह वर्क करता है। सिंपल समझ के रखो कहानी के रूप में। तो ऐसे आएगा तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, चलो हो गया। और बाकी बात करेंगे तो ये एक टाइप का एनवलप, मतलब फर्टिलाइजेशन एनवलप फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। तो वो तो मालूम ही है, फर्टिलाइजेशन एनवलप मतलब होता है एक बाहर से एक लेयर जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से सेफ्टी के लिए हमेशा पास में रखें ये रुमाल। और भैया हाथ छींकते वक्त अगर रुमाल हाथ में ना हो तो अपने कंधे का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप छींक आ गई भाई, इसको कौन रोक सकता है। पर ऐसे ध्यान रखना है कि दैट इस तरह से अगर छींक आती है तो खुद को साफ करें, नाक को साफ करें। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया फैलने के खतरे रहते हैं। चलो, यहाँ भी बैक्टीरिया अपने को इन्फेक्ट कर रहे हैं, अपना इम्यून सिस्टम अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट हाईली बैक्टीरिया अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के बैक्टीरिया होंगे तो उससे वो अपना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा टाइप का कोई आसक बैक्टीरिया अटैक नहीं किया होगा। क्योंकि अगर कोई नया बैक्टीरिया जैसे कोविड-19 वाला बैक्टीरिया रहता है, उसका केस क्या रहता है, आपको कहानी सुनाना नहीं है मेरा काम, फिर भी बता देता हूँ। तो बैक्टीरिया जैसे वो वायरस हमारे बॉडी के ऊपर अटैक किया, अभी वो एक न्यू वायरस है। वो ऐसा वायरस के हिसाब से हमारा बॉडी आज तक कोई भी वायरस के कांटेक्ट में नहीं आया है। तो इसके कारण क्या हो, जैसे वो हमारे बॉडी पे अटैक मारेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको क्या नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है। ठीक है, और उसके हिसाब से अपने बॉडी मतलब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बना पाता है। एंटीबॉडी बोलेंगे तो उसके खिलाफ लड़ने की दवा नहीं बना पाता है। इस दवा को ना बनाने के कारण उसमें बहुत सारे चेंजेस ऑकर हो जाते हैं। पर दूसरी बात एक चीज और बोल दूं कि डीएनए बहुत ज्यादा अपने सीक्वेंस को बहुत तेजी से रिप्लिकेट मतलब चेंज करते हुए चलता है। ये सब अपना जो ये सारा इस बार ना अपना मैं सोच रहा हूँ कि जब बायोटेक पढ़ेंगे ना तो उसमें एक और टॉपिक ऐड कर दूंगा अलग से। ठीक है, केस स्टडी ऐड कर देंगे अपन, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, करीबन एक लेक्चर ही रहेगा 30 मिनट का। कोविड-19 का ऐड कर दूंगा, अब उसका डीएनए के बारे में। ठीक है, उसका किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारा चीज उसमें देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन और करीबन अच्छा खासा ही है। हाउ डज द स्पर्म स्पेलिंग शायद कुछ और लिख दिया है। हाउ डज द स्पर्म come across to the जोनाप्लूसिडिया in human ovum। चलो, तो ये मतलब है ये जो स्पर्म होता है वो किस तरह से ओवम को क्रॉस कर देता है। पहला बात तो अपने ने जो सिंपल अब पीछे देखे थे, जो पिछले स्टडी किया था, तो अपन ने क्या देखा था, दैट स्पर्म के ऊपर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रिजोम की प्रेजेंट होती है, उसमें एक एंजाइम रहता है। ठीक है, उस एंजाइम के कारण वो जोनाप्लूसिडिया को क्या कर जाता है, डाइजेस्ट करते हुए अंदर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने सिंपल केस में पढ़ लिया था, पर वहां मैंने एक नाम नहीं बताया था, यो नाम अभी बताऊंगा। ठीक है, तो उस नाम है भैया स्पर्म लाइजिन। ठीक है, जो हमारा जनरली एक्रिजोम रहता है उसका जो एंजाइम रहता है तो स्पर्म लाइजिन सीक्रिएट करता है। ठीक है, ये एक टाइप का एंजाइम है। स्पर्म लाइजिन सीक्रिएट करने के कारण वो क्या करता है, जोनाप्लूसिडिया के लेयर को डाइजेस्ट कर जाता है और अपना प्रोसेस यहीं कंप्लीट, मतलब स्पर्म अंदर चल देता है। बाकी का तो प्रोसेस आपको मालूम ही है क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थक गया हूँ। ठीक है ठीक है बोल बोल के अजीब साहब भाई वर्ड आ जाता है, वो रोकने की कोशिश। चलो ठीक है, खत्म करते हैं ये वीडियो और मिलते हैं अगले कुछ ही दिनों बाद। इसमें फिर से कुछ क्वेश्चंस हम ट्रैवल करेंगे। ठीक है, इसका रिवीजन लेक्चर्स भी आएगा कि वन शूट में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे एक चैप्टर को करीबन 1 घंटे में। तो उसको वीडियो को भी जरूर देखिएगा, पर अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद आएगा, बीचों बीच आएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम और आप पढ़ेंगे हमारा नया चैप्टर जो आप देख ही लेंगे। चलो मिलते हैं।